वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मैंने स्ट्रक्चर पहले ही बना दिया था ताकि आसानी हो पढ़ने में। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें एक हेवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है। जो छोटी वाली है वो लाइट चेन है और जो बड़ी वाली है वो हेवी चेन है। और दोनों के एंड पे टॉप पे होता है अमाइनो और ग्रुप और नीचे होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। इतना सिंपल है। और ये दो 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 हेवी चेन है ना, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन होती है। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के रीजन को हम हिंज रीजन भी कहते हैं। हिंज रीजन, ये हिंज रीजन क्या करता है दोस्तों, जैसे कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन है और ये एक दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर हो गया। पर अगर हिंज रीजन प्रेजेंट है उसमें तो ये उसका मूवमेंट में हेल्प करेगा। और ये है ना एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या देता है दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और ये रीजन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर में एक वेरिएबल रीजन होता है और एक कांस्टेंट रीजन होता है। हेवी चेन में 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं और लाइट चेन में एक कांस्टेंट रीजन होता है। तो आप सोच रहे होंगे ये इम्यूनोग्लोबुलिन किस चीज से बना है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन बना है हमारे बॉडी के प्रोटीन से। और प्रोटीन का मेन सब यूनिट क्या है दोस्तों? अमीनो एसिड। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये एक प्रोटीनिक स्ट्रक्चर है और इसके जितने भी फ्रेगमेंट्स है वो अमीनो एसिड से बने हैं। तो देखते हैं कि ये कितने अमीनो एसिड से बना है। जो हमारी लाइट चेन है वो 110 अमीनो एसिड से बनी है और जो हेवी चेन है वो बनी है 220 अमीनो एसिड से। पर आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा था कि ये 420 अमीनो एसिड की हेवी चेन होती है और लाइट चेन होती है 220 अमीनो एसिड की। तो ये सर ने क्या पढ़ा दिया? सर ने बिल्कुल सही पढ़ा है। मैं एक चेन की बात कर रहा था। जब दोनों को मिलाएंगे तो लाइट चेन का हो, ये दोनों लाइट चेन का हो जाएगा 220 और हेवी चेन का हो जाएगा 420। तो समझे दोस्तों? तो ये हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर। पर आप सोच रहे होंगे सर ने तो FAB लिखा है, FC ये क्या है? FC कोई फुटबॉल क्लब तो नहीं? नहीं, ये फुटबॉल क्लब नहीं, ये है क्रिस्टलाइबल फ्रेगमेंट। और FAB है एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। तो नाम से घबराना नहीं है दोस्तों। FAB का मतलब है एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। तो उसके नाम में ही है कि जो भी फॉरेन सब्सटेंस यानी एंटीजन जब आएगा, एंटीजन आया और ये बाइंड होगा FAB रीजन को। कौन से रीजन को? FAB रीजन को। तो इसलिए हम उसे एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट कहते हैं। और FC फ्रेगमेंट ये जो है इफेक्टर सेल को बाइंडिंग करता है। तो इफेक्टर सेल कौन से है हमारे बॉडी में? इफेक्टर सेल जैसे माइक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल, ये सेल जो होते हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। और अगर यहाँ पे माइक्रोफेजेस का बाइंडिंग हो गया, हम एक अज्यूमशन लेते हैं, माइक्रोफेजेस का बाइंडिंग हो गया, तो माइक्रोफेजेस का बाइंडिंग होने पर एंटीबॉडी के साथ जो एंटीजन बाइंड है उसका फेगोसाइटोसिस हो जाता है। और फेगोसाइटोसिस होने के बाद आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है। तो ये तो हो गया हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप के हैं। IgA, IgD, IgE, IgG और IgE। पर आप सोच रहे होंगे ये नाम कैसे दे दिए इनको। इम्यूनोग्लोबुलिन के जितने भी सब टाइप्स हैं उन्हें हेवी चेन के बेसिस पे डिवाइड होते हैं। आप सोच रहे होंगे हेवी चेन के बेसिस पे कैसे डिवाइड होंगे। तो ये जो हेवी चेन होती है उस पे अगर अल्फा वाली होंगी, अगर अल्फा वाली हेवी चेन होंगी तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन बन जाएगा IgA। क्या बन जाएगा दोस्तों? IgA। और अगर ये हेवी चेन एप्सिलॉन वाली होंगी तो ये बन जाएगा IgE। और इसी तरह से अगर गामा वाली होंगी तो IgG, अगर डेल्टा वाली होंगी तो IgD।
तो बस इतना ही है, हेवी चेन के बेसिस पे इम्यूनोग्लोबुलिन का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो हम अभी एक एक करके इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे कहते हैं IgG इम्यूनोग्लोबुलिन, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन। तो IgG जैसे मैंने बताया ये गामा सब यूनिट से बनी है इसकी हेवी चेन। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है फ्रेंड्स, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1.5 लाख। कितना है? 1.5 लाख डाल्टन्स। बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर वेट है, पर IgM से बड़ा नहीं। और IgG के है ना 4 सब टाइप है, IgG1, G2, G3 और G4। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है जो IgG में। IgG एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हमेशा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में पाया जाता है, हमेशा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में पाया जाता है। और ये जो इसके जो 4 सब टाइप दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये भी कोई सादे नहीं है, ये कोई सिंपल नहीं। ये जो IgG3 और IgG4 है ना, ये प्लासेंटा क्रॉस करके फीटस में जा सकते हैं स्टूडेंट्स, दे कैन क्रॉस प्लासेंटा। और IgG एक अकेली ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है। ये मदर से फीटस में जाता है फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम कह सकते हैं कि हमें जितने भी हमारे अंदर अगर IgG है वो हमें हमारे मदर से मिली है, क्योंकि IgG इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लासेंटा। और इसमें IgG3 और 4 प्लासेंटा क्रॉस कर सकते हैं। और ये जो G1 और G2 है इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। और इसका बायोलॉजिकल रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये IgG इम्यूनोग्लोबुलिन होगा ही नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका बायोलॉजिकल रोल ये है कि ये न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स को और वायरस को। जितने भी वायरस हमारे बॉडी में एंटर होते हैं ये उन्हें न्यूट्रलाइज करता है, उनके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये हो गया IgG के बारे में। तो अभी हमें बोर्ड और बड़ा लगने वाला है, इसलिए मैं ये डायग्राम मिटा देता हूं। तो सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है IgM। IgM का मॉलिक्यूलर वेट बहुत बड़ा है दोस्तों, ये है कुछ 9 लाख के आसपास है, 9 लाख डाल्टन के आसपास। तो IgM के भी सब टाइप्स है, पर वो 2 ही है, IgM1 और M2। तो IgM का मेन रोल क्या है? IgM का मेन रोल ये है कि IgM प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्रेजेंट रहता है। किस में प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट्स? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। IgG सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्रेजेंट रहता है और IgM प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्रेजेंट रहता है। और IgM सेक्रेटरी जो मॉलिक्यूल है उनको बाइंड करने में मदद करता है, सेक्रेटरी मॉलिक्यूल्स को FC रीजन में बाइंड करने में मदद करता है, जैसे कि मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल। तो हम देखेंगे कि IgE कितने % हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है। IgM जो है वो 5 to 10% हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है इन बॉडी सीरम। और मैं तो इसका बताना भूल ही गया, IgG जो सबसे बड़ा है इम्यूनोग्लोबुलिन है वो 80% प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में। कितना? 80%। ये बहुत बड़ा रेशो है। और जब हम सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन चेक करते हैं तो सबसे पहले IgG ही डिटेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि IgG की जो हेवी चेन है वो सबसे पहले सेटल होती है और वही इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट में दिखाई देती है। इसलिए IgG का 80% कॉन्स्टिट्यूट
है हमारे सीरम में, और इनके स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आईजीएम जो है वो एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। आईजीएम का जो स्ट्रक्चर है वो पेंटामेरिक है, मतलब इधर इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड है, इधर भी इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड है, इधर भी इम्यूनोग्लोबुलिन है, इधर भी इम्यूनोग्लोबुलिन है, और इधर भी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर में सब इम्यूनोग्लोबुलिन कैसे बाइंड हुए। तो इधर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है जिसे हम जे चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? जे चेन। और ये जे चेन एक यूनिक रोल है आईजीएम का। और जो हमारा आईजीजी है वो हमारे सिंपल इम्यूनोग्लोबुलिन के ऐसा मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है। क्या है? मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है। और जो आईजीएम है उसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वो बी सेल एक्टिवेटर है। क्या है? बी सेल एक्टिवेटर है, और प्रोलिफरेशन में भी मदद करता है, एक्टिवेशन में और प्रोलिफरेशन में। जो आईजीएम और जैसे कि आईजीएम और आईजीडी एंटीबॉडी, जो ये दो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये दोनों इम्यूनोग्लोबुलिन मिलकर एक बी सेल रिसेप्टर बनते हैं। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि बी सेल रिसेप्टर क्या है। तो ये तो हो गए हमारे आईजीजी और आईजीएम के बारे में। अब हम देखेंगे आईजीए के बारे में। आईजीए, इसका जो सब यूनिट है वो अल्फा है, इसलिए इसे आईजीए कहते हैं। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये हमारे सीरम में कितने परसेंट प्रेजेंट है, तो ये 10 to 15% प्रेजेंट है हमारे बॉडी के सीरम में। और इसके भी दो सब टाइप है, IgA1 और IgA2। और IgA का भी बहुत अच्छा रोल है, जो एक सेक्रेटरी रोल है, यानी कि IgA हमारे हर बॉडी के सेक्रेशन में प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे टीयर्स में, हमारे सलाइवा में, ब्रेस्ट मिल्क में, जीआई ट्रैक्ट के सेक्रेशन में। तो ये एक सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसे सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ये जीआई ट्रैक्ट के सेक्रेशन में, ब्रेस्ट मिल्क में और टीयर्स में, ये सब सेक्रेशन में पाया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डाइमेरिक है। आईजीए का स्ट्रक्चर डाइमेरिक स्ट्रक्चर है। और इधर डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है। और पर आईजी जो A1 है वो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है। IgA1 मेनली ब्लड में पाया जाता है, IgA1 ब्लड में रहता है, और IgA2 सेक्रेशन में रहता है। IgA1 का स्ट्रक्चर मोनोमेरिक है और IgA2 का स्ट्रक्चर डाइमेरिक है। तो बस इतना ही था IgA1 के बारे में। अब जो हम अगली एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ने वाले हैं वो है IgD। ये डेल्टा सब यूनिट से बनी। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे बॉडी में ये बहुत ही कम है, 0.2%, बहुत लो, सबसे लो। अगर कोई क्वेश्चन आया कि विच इज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन आवर सीरम इज IgD आफ्टर IgE, तो IgD का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। इसके भी दो सब यूनिट है, D1 और D2। तो IgD का फंक्शन है कि वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgM के साथ रहता है। इसका एक ही फंक्शन है कि वो IgM के साथ मिलकर बी सेल रिसेप्टर बनता है और बी सेल एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन करता है, और ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgM के साथ प्रेजेंट रहता है। इसका इतना ही रोल। और इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो कुछ 2 लाख के पास है, 2 लाख डाल्टन के आसपास।
इसका बायोलॉजिकल रोल ये है कि ये बी सेल एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन करता है। आपको इतना याद रखना है आईजीडी के बारे में। तो हम अगली इम्यूनोग्लोबुलिन जो पढ़ने वाले हैं वो है आईजीई। आईजीई इसे एप्सिलॉन हेवी चेन है इसमें। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1,20,000 के आसपास है। तो मॉलिक्यूलर वेट का इतना कुछ खास नहीं है, पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.3%। और आईजीई बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है, क्योंकि ये जो आईजीई है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स में प्रेजेंट रहता है। आईजीई क्या करता है, अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आए एंटीजन, ये उसको आईजीए की तरह नहीं देखेगा कि उसको लाइसिस करने का, या आईजीजी की तरह उसे लाइसिस करने का नहीं सोचेगा। आईजीई क्या करेगा, आईजीई बेसोफिल का एक्टिवेशन करेगा। तो ये बेसोफिल का एक्टिवेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स? आईजीई पे ये जो एफसी रीजन है यहाँ पर बेसोफिल जाकर बाइंड हो जाएंगे, बेसोफिल बाइंड हो जाएंगे, और इधर एंटीजन आईजीई पे बेसोफिल बाइंड होगा, और बेसोफिल क्या करेगा, डीग्रेनुलेशन करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स? डीग्रेनुलेशन। ये डीग्रेनुलेशन करने की वजह से हमारे बॉडी में एक एलर्जिक हार्मोन रिलीज होगा, जिसे हम एलर्जिक एंजाइम रिलीज होगा, जिसे हम हिस्टामाइन कहते हैं। और ये हिस्टामाइन ट्रिगर करेगा हमारे बॉडी के अदर सेल को, और ये पूरी एक एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट होगा। ये डीग्रेनुलेशन क्यों करेगा? क्योंकि बेसोफिल एक ग्रेनुलोसाइट है। ये डीग्रेनुलेशन ऐसा करेगा और एक एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट ये क्रिएट होगा। तो बेसोफिल का यही फंक्शन है कि वो आईजीई से बाइंड होता है, और आईजीई एक एलर्जिक रिएक्शन में ट्रिगर करता है। और आईजीई का मेन रोल ये भी है कि आईजीई का बाइंडिंग एफसी रीजन में ही ज़्यादा बेसोफिल को लेकर होता है, और इसके जो सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं है ये, पर इस पे इफेक्टर मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जैसे कि बेसोफिल, मैक्रोफेजेस, ये फैगोसाइटोसिस में मदद करता है स्टूडेंट्स। तो आईजीई का जो स्ट्रक्चर है वो मोनोमेरिक है। क्या है? मोनोमेरिक है। और इसमें एक ट्विस्ट है कि हमने जो नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा था उसमें 3 चेन थी, CH1, CH2, CH3। ये जो कांस्टेंट रीजन थे वो 3 थे नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन। पर जो हमारा जो आईजीई है उसमें एक और एक फ्रेगमेंट जुड़ा है कांस्टेंट रीजन का। तो इसमें 4 कांस्टेंट रीजन है, और लाइट चेन में सेम है, एक वेरिएबल, एक हेवी रीजन, एक कांस्टेंट रीजन। तो ये वो स्ट्रक्चर की बात। इसका बायोलॉजिकल फंक्शन देखा जाए दोस्तों, तो आईजीई करता है ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। ये इसका एक मेजर रोल है। और आईजीई हमारे बॉडी में अगर किसी को एलर्जी है तो सबसे पहले आईजीई का लेवल चेक करते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। हमने जितने भी आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़े हैं, तो मेरे हिसाब से अगर इतना आप कर लेंगे तो ये क्लियर है आपके लिए। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो टू माय चैनल। दैट्स ऑल विथ टुडेज लेक्चर।